बरकरार रख पाएगी? क्योंकि अनलॉक 1 शुरू हुआ है, इसके बाद अनलॉक 2 होगा, उसके बाद पूरे समाज के लोग बाहर आ जाएंगे घर से। नहीं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें दो बात मौलिक रूप से मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस का चेहरा हमेशा मानवीय ही रहा है और कुछ परसेप्शंस में, सिचुएशंस में डिफरेंस होता है। एक सीन ये इमेजिन कीजिए आप, रोड पर दंगा या उत्पात कर रहा है, तो वहाँ पर पुलिस कोई पाठ पढ़ाने, प्रवचन देने, जाप करने नहीं जाएगा। निश्चित रूप से उत्पातों को रोकने के लिए जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है, लाठी चलाना हो या कासर गोला चलाना हो और वाटर कैनन से पानी से बौछार करना या नहीं तो पकड़ के उनको बंद करना है, तो स्थिति उस पर निर्भर करता है कि पुलिस का कौन सी चेहरा सामने आएगी। पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है। वो पब्लिक नहीं, डिफरेंट सिचुएशंस पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, आप पहले भी देखे होंगे, एक्सीडेंट साइट पर पुलिस पहुँचती है तो बिल्कुल पूरे दयालु स्वभाव से कंप्लीट कमिटमेंट के साथ घायल लोगों को उठाएगा और एम्बुलेंस में बैठाएगा, अस्पताल ले जाएगा। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि खून देगा अपने से घायल लोगों को। तो ये मानना कि केवल कोविड-19 का टाइम में ही पुलिस का मानवीय चेहरा सामने, ये बात नहीं। पुलिस हमेशा का एक ड्यूटी कर्तव्य के दौरान हमेशा मानवीय चेहरा सामने रहती है। और अब जंगल में नक्सलियों की खोज में जाने के बाद गोली चलेगी, क्या वहाँ पर उनसे लड़ना ये कोई अमानवीय चेहरा नहीं है? वो हमारा कर्तव्य है। जहाँ पर उनको पकड़ने गई है जो आतंक मचाने वाले लोगों को, और आतंकी लोग या उग्रवादी लोग गोली चलाएंगे पुलिस पर, तो क्या पुलिस का क्या कर्तव्य होता है? उनको ओवरपावर करने के लिए जो कार्रवाई होगी उसको अमानवीय चेहरा नहीं कहा जाता, वो भी एक मानवीय चेहरा है। तो ये जारी रहेगा। डीजीपी साहब, ये बताइए कि अब चूँकि कोविड एक ऐसा समय व्यतीत हुआ हम लोगों के जीवन में जिसमें रोजगार चले गए हैं, बहुत लोग प्रवासी लोग, जो हम प्रवासी मजदूर कहते हैं लेकिन है तो हमारा ही लोग, वो बाहर से झारखंड आ गए हैं, रोजगार उतने नहीं है, पूरे देश में एक महामारी का सिचुएशन है, हाहाकार का सिचुएशन है। इस समय जितने अपराधी हैं, छोटे छोटे क्रिमिनल्स जो हैं, वो शहर से बाहर आ गए हैं, अनलॉक 1 में वो भी अनलॉक हो गए, तो उसको निपटना, उसके लिए कितना बड़ा टास्क है पुलिस के लिए, कैसे उसको निपटेगी पुलिस? नहीं, उसमें हम लोग हमेशा सजग रहे अपराध के खिलाफ कार्रवाई में। और जब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस में छूट मिली है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि छूट में कुछ लोग अपराधी तत्व के लोग भी बाहर निकलेंगे, इसलिए सजगता बढ़ाए। बहुत जगहों पर आप देखते होंगे कि गाड़ियों की तलाशी ली जाती है, खास करके टू व्हीलर्स जो अधिकांश टू व्हीलर में ज़्यादातर क्राइम में टू व्हीलर की यूज़ किया गया है, सिर्फ टू व्हीलर्स की जांच चल रही है हर जगह पर। और इसके साथ साथ पूर्व में जितना भी आपराधिक चरित्र का लोग है, उनका सबका आज का दिन वो कहाँ है, क्या कर रहा है, सब इसकी एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है कि उनके बारे में जानकारी लेकर उन पर कोई संदिग्ध अवस्था में मिलने पर फिर कार्रवाई करने का। तीसरा है लोगों को जागरूक करने की दिशा में हम लोग कई पहलू शुरू किया था कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये एक प्रॉपर ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जैसा चोरी है, डकैती है, लूटपाट है, इसके साथ साथ जो ज़मीन दलाली से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, तो ऐसा देखेंगे कि एक मैं ये भी सबको इस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ये एक तरह का एक पिक्चर तैयार करने की कोशिश की जाती है कुछ किसी जगहों पर कि बहुत बड़े पैमाने पर अपराध हुआ। अब दो आपराधिक गिरोह के बीच में टकराव में दो अलग अलग दिनों में दो अपराधी मारे जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अपराध कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, अपराध समाज में एक तरह का भय का वातावरण बनता है, एंग्जाइटी बनता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जो आपराधिक तत्व के लोग जिन पर अनेक मामले दर्ज हैं
अगर उनकी हत्या होने में, निर्दोष हत्या होने में अपराध का एक प्रकार में बहुत बड़ी अंतर है। इसलिए मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और झारखंड पुलिस हमेशा तत्पर है अपराध को रोकने के लिए और हम लोग सक्षम हैं। जहां हुआ एक भी मामला ऐसा नहीं कि जो उद्भेदन नहीं हुआ आज तक, चाहे वो प्रॉपर्टी के ऑफेंस हो नहीं तो हत्या जैसा मामला हो, और लगभग सब मामला में उद्भेदन हो चुका है, सब जेल में है। साथ साथ बड़े पैमाने पर हम लोग योजना बनाए इन चीज़ों को आगे, इन घटनाओं को रोकने का। राव साहब, एक जो चीज़ें हैं कि आप देखें तो झारखंड में जब आप आए होंगे, क्योंकि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप आए हैं, वहाँ पे ना सिस्टमेटिक तरीके से सारे अपराधियों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। शायद पहला राज्य है झारखंड जहाँ उतना सिस्टमेटिक नहीं है। तो आपके लिए क्या बड़ा चुनौती नहीं है कि एक क्लिक में पूरी फाइल निकल जाए? है, यहाँ भी है, यहाँ भी हम लोगों का डेटाबेस है, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है और डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। ये वो बात सही है कि कई साल पुराने बात आप कह रहे हैं, अभी हम लोगों के पास रिकॉर्ड है और फिंगरप्रिंट्स है। अपराधियों को पहचानने की सभी तरह का रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। CCTNS एक पूरे देश भर में कार्यान्वित एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसके तहत क्राइम एंड क्रिमिनल्स का कंप्लीट डेटाबेस और उसको एक जगह से दूसरा जगह के आदान प्रदान करने का भी सुविधा प्राप्त है हम लोगों को। राव साहब, एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहा है पुलिस के लिए और आम पब्लिक के लिए या व्यापारियों के लिए कि उन्हें जेल से धमकाया जाता है। जेल से, जैसे आप जमशेदपुर देख लें, धनबाद देख लें, रांची देख लें, हजारीबाग देख रहे हैं, वहाँ तक मोबाइल का अप्रोच है, वहाँ से लोगों को धमकाया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है। तो इसको कैसे चुनौती के रूप में एक तो एक जनरल बात हो गई। अभी हाल के दिनों में हम लोगों को जेल से किसी को धमकाने की कोई मामला प्रकाश में भी नहीं आया है। 2 मामले बाहर का आया है, मामले जो जंगल में रह रहा है करके धमकाने वाला, एक में पकड़ा गया है लोग, एक में भी खोज जारी है। नक्सली जो है, अभी कुछ जो विपक्ष के नेताओं ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि करीब 48 मुठभेड़ हो गए नक्सलियों के साथ, नक्सली अनकंट्रोल्ड है। तो आपसे सुनना चाहूँगा, क्या नक्सली बाकी अनकंट्रोल्ड है या लोग आरोप लगाने के लिए पॉलिटिकल लोग ये सब काम हो रही है? देखिए, हम लोग बिल्कुल ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में हम लोग नहीं पड़ना चाहते, बिल्कुल वो हमारा उद्देश्य भी नहीं है, ना हम लोग करेंगे। हम एक प्रोफेशनल पुलिसकर्मी के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आप आंकड़ा उठा के देखिए, बातों का आधार होना चाहिए। आप आंकड़े उठा के देखेंगे, जिस पीरियड का बात किया जा रहा है, विगत 5 वर्षों के करस्पॉन्डिंग पीरियड का, इस वर्ष का, और उसमें कोई आर्गुमेंट या हम लोगों को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं। खुद देखेंगे कि इसमें कितना गिरावट हुई है नक्सली घटनाओं में। और पिछले 3 महीने का लॉकडाउन, लगभग 3 महीने का अवधि में अनेक बार नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ। कई नक्सली मारा गया है, कई पकड़ा गया, कई लैंडमाइंस पकड़ाया, हथियार पकड़ाए, और मात्र 3 जगहों पर ये लोग रोड बनाने वाले मशीनरों पर आग लगाए। तो वो मामला भी उद्भेदन हो चुका है, उनकी गिरफ्तारी बाकी है, गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा है। अब कोई भी, न केवल नक्सलवाद का, हम लोग चाहेंगे कि जब कोई बातें करते हैं तो उन बातों को आधार के साथ सामने बतावे कि ये फलाना मामला जो है ये नया पनप रहा है, देखेंगे। और हम लोग कभी एक डिफेंसिव मोड में नहीं चला जाएंगे, हम डिनायल मोड में नहीं रहेंगे। हो रहा है, छिपाने की क्या जरूरत है? मान लीजिए नक्सली घटना घट रहे हैं तो क्या छिपा के क्या करेंगे हम लोग? छिपाने से किसको फायदा है? जो सच्चाई जानने से इनकार करेंगे तो हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग ये बता रहे हैं कि आप लोग पिछले 5 साल के आंकड़े, आप जिसका लेना है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेना है, या हम लोगों के पास क्राइम रिकॉर्ड्स है वो देना है, लेके बात कर लीजिए, तब हम लोग बात बनेगा। दूसरा है कि हम ये एक अनुरोध सबसे करना चाहता हूँ कि ईमानदारी से पूरे प्रतिबद्धता के साथ काम करने वालों को असहयोग करने का कोई कार्रवाई किसी के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। राजनीति कीजिए, आप अपना जगह पर कीजिए, पुलिस को राजनीति के बीच में मत घसीटिए, अच्छी बात नहीं है। नहीं, एक
सवाल ये था एमबी राव साहब, एक दिन आपके साथ मैं बैठा था, थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहा था, तो आपने एक चर्चा निकाला था कि मैं ज़मीन का मामले में अपने पुलिस को किसी तरह इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा, या एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर जारी करेंगे कि ज़मीन के जो भी झमेले हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे, चूँकि कंसर्निंग अथॉरिटी वो है। तो आप इसमें स्टैंड में कायम है या क्या अधिकारियों को आपने बिल्कुल निर्देश दिया? अभी नहीं है, ये तो पुराना, जब से हम लोग नौकरी में आए थे, कहीं भी कोई जमीन विवाद के मामला पुलिस के पास आता है तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर वही है कि उसकी जो प्रिलिमिनरी जांच जो है वो कर उसमें क्या बात है वो स्थानीय या एसडीओ या डीसी को हम लोग सूचना देते थे कि ये दो समूह के लोगों में या दो लोगों के बीच में इस पर्टिकुलर भूखंड को लेकर विवाद है और इस विवाद का प्रकार इस प्रकार का है, इसको जो हम लोगों को सूचना मिली आप इस पर उचित कार्रवाई करें। केवल हम लोग निगरानी रखते हैं कि इस विवाद को लेकर कोई आपस में मारपीट ना हो, आपस में किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं घटे, इतना ही हम लोगों का जिम्मा है। अब वो कुछ लोग क्या करते हैं कि इस जमीन विवाद को में जबरदस्ती पुलिस को घसीटने के लिए वो कुछ मिर्च मसाला जोड़ के बोलेगा सब हथियार लेके पहुंच गए हमको गोली मारने के लिए, या नहीं तो हत्या देने की धमकी दी जा रही है, नहीं तो बम गोली लेके पहुंच गया है। अब देखिए, अब समाज में सब लोग सत्य हरिश्चंद्र बनते हैं, सब लोग अच्छा ही रहता है, तो पुलिस विभाग का लगभग जरूरत ही नहीं है। लेकिन इस टाइप का सारे विकृतियों के बीच हम लोगों को काम करना पड़ता है, कभी कभी काफ़ी दुख भी होता है, लेकिन हमारा बिल्कुल 100% ये कमिटमेंट है कि जमीन मामलों में पुलिस नहीं जाएगा। पुलिस जाने से हम लोग इसलिए परहेज करते हैं कि हम लोग एक स्वच्छ छवि बना कर रखना चाहते हैं, अच्छे तरह अपना काम करना चाहते हैं। वो हमारा काम नहीं है, जो काम हमारा नहीं है उसमें जाने से विवाद उत्पन्न होता है। इमरान साहब, एक सवाल ये है, लेकिन एक बात ये भी है, एट द सेम टाइम जिनका जो काम है वो समय पर वो काम करना चाहिए। वो उसको लटका कर रखने से अगर उससे एक तरह का लावान्वित ना हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स उत्पन्न होता है तो वो जवाबदेह सबकी हो जाती है। राव साहब, चूँकि न्यूज़ 11 एक ऐसा चैनल रहा है झारखंड के लिए कि हम झारखंड के जनता की बात आप तक पहुंचाते हैं, आपकी बात झारखंड के जनता तक पहुंचाते हैं, ये एक अच्छा माध्यम भी है। अभी एक व्यक्ति ने मुझे ये ट्वीट किया है और आपका लाइव जा रहा है, उसने कहा कि आए दिन छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामला पड़ रहे हैं, इसको पुलिस किस तरह से चुनौती के रूप में लेगी और क्या फास्ट ट्रायल कोर्ट बना के आप लोग? देखिए, सबसे पहले मेरा आपत्ति जनरलाइजेशन के खिलाफ है, कोई भी हो। अब नहीं हो रहा है, मेरा कहना यह मतलब है कि हम इसको कंडोम नहीं कर रहा है। महिलाओं के बच्चों का सुरक्षा हम लोगों का सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम लोग कितना कदम उठाए आपको मैं पूर्व के दिनों में भी बताया, और इतना दर्दनाक और दुख की घटना होती है तो होने पर हम लोग देखिए, अधिकांश मामलों में आप देखेंगे ये घटना कारित करने वाले परिचित हैं, अपने ही आसपास के लोग हैं। इसमें समाज भी बहुत ही सजग रहना है। छोटे उम्र के लोगों को अकेले नहीं छोड़ना है, अपने साथ रखे, अपने निगरानी में रखे, और कहीं जा रहा है तो अगल बगल का पास पड़ोस के लोग जो अच्छे लोग हैं उनके पास जिम्मेवारी पूर्वक रहे। तो ये दर्दनाक घटना है, इस घटनाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज करने का नहीं है और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करना है। लेकिन इसको इस तरह का जनरलाइज करके घटनाओं का स्वरूप बदलना गलत है। जैसा कि वैसा भी एक रूप नहीं देना चाहिए कि इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है समाज में। महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई ना नहीं बोल सकता, हुआ तो कानूनी कार्रवाई हुआ, उनको प्रोसिक्यूट करके दंड दिया जा रहा है। बच्चों का हुआ, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, दंड देना चाहिए, वैसा दंड देना चाहिए, वैसा कार्रवाई होना चाहिए कि इस तरह का कार्रवाई करने के पहले 10 बार सोचे। लेकिन कभी कभी मानसिक विकृति भी इतना भयंकर है समाज का कि कुछ लोग ऐसा हमेशा रह जाता है कि जो इतना कठोर कार्रवाई के बाद भी फिर वो बाज नहीं आते हैं। इसमें क्या होता है कि हम आह्वान करते हैं समाज को कि हम लोग इसका एक प्रचार प्रसार बड़े ढंग से करने से अच्छा है कि साथ मिलकर काम करें, इसके कैसा समाधान खोजना है। अब आपका ये कहने से आए दिन हो रहा है, 24 घंटा ही हो रहा है, इससे क्या कोई समाधान निकलेगा? जाहिर तौर पे इससे समाधान तो नहीं। आप इसको जरूर एक सेंसेशन बनाने में सफल हो सकते हैं, या नहीं तो
पुलिस को विफल बनाने में सफल हो सकता है, लेकिन इससे समाधान निकलेगा? आप बताइए हमको। नहीं, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे नहीं, जो लोग इन चीजों से दुखी है, जो समाज के प्रति अपना प्रतिबद्धता दिखाना चाहता है, अपना कुछ करना चाहता है, उनसे हम आह्वान करेंगे कि आप मिल आइए, साथ में मिलकर हम लोगों के साथ हाथ मिलाइए और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे चलाए, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए, कैंपेन करा दे कि इन घटनाओं में कमी आवे, और हम और आप मिलकर इसको कर सकते हैं, एक अकेला नहीं कर पाएंगे। राव साहब, आपने कहा था जिस दिन आप ज्वाइन किए थे, हम उस दिन भी आपके पास आए थे, उस दिन भी आपसे हमारी बातचीत हो रही थी। आपको मैं एसएसपी जब रांची थे तब से मैं जानता हूँ, आपने आते ही कहा था कि मैं कोयला चोरी नहीं होने दूंगा, और इस राज्य का एक तिहाई मैंने हम ये कह सकते हैं कि सारे लोग आज मुंह बाएं हैं, खड़े हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कोयला चोर है, प्रबुद्ध कोयला चोर है, तो वो चाहते हैं कि किस तरह से इस लॉकडाउन को आप कैसे तोड़ेंगे। तो इस लॉकडाउन टूटेगा कि ये अब देखिए, ये अनलॉक नहीं होगा? इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक तरह से एक तमाशा बन चुकी है। ये बातें 30 साल से तमाशा बन चुकी है, बोलना कुछ नहीं है। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि जाइए, उन स्थानों पर जाइए जहाँ कोयला चोरी होता था, उन रूट पर जाइए जिस रूट पर से ले जाते थे, ग्राउंड से रिपोर्ट कीजिए, पता लगाइए वास्तव स्थिति क्या है। मेरा बोलने से वो ठीक रहेगा, बोलने से कुछ बात नहीं बनता है। हम लोग विश्वास करते हैं अपना काम दिखे, तो इसमें मेरा बोलने से अच्छा है कि जिन स्थानों से होता था तो वहाँ की आज की स्थिति क्या है उससे स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, अब एक सवाल ये भी है राव साहब कि बालू जो हम लोग के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में बालू एक अहम भूमिका निभाती है। पुलिस का क्या मानना है, आपका क्या मानना है, बालू को कैसे डील किया जाए? कुछ लोग देखिए, ये तो राज्य सरकार के माइनिंग डिपार्टमेंट आपको अच्छी तरह से जानकारी दे सकती है, और ये इस मामला में हम सक्षम नहीं है, क्योंकि पॉलिसी बनाती है सरकार, और सरकार के जो आदेश होगा हम लोग इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो एज ऑन टुडे जहाँ तक मेरा जानकारी है, ये बालू का उत्खनन कहीं भी मान्य नहीं है। केवल जो स्टोरेज में कहीं है उसको तो उठा के लिया, वो जायज काम के लिए, जैसा पीएम हाउसिंग योजना है, वो लोग अपने घर बनाने के लिए, नहीं तो कोई सरकारी योजना में काम के लिए ले जा सकते हैं, वो भी ट्रैक्टर से, बड़े गाड़ियों से ले, केवल ट्रैक्टर या बैलगाड़ी से, और ट्रक वगैरह से बिल्कुल मतलब उसमें भी ये होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री गृह निर्माण या उस तरह का अपना, जहाँ तक आज का दिन तो कहीं बालू उत्खनन का तो कोई परमिशन है ही नहीं, कर रहा है तो गलत है, उसको वो इसलिए वो पकड़ा जा रहा है, तो उसको सीज कर रहा है, उनको जो संबंधित लोग जो ये कानून तोड़ रहा है उसको जेल। एक सवाल और ये है, चूंकि पुलिस आधुनिकीकरण में क्या एफर्ट लगाएंगे आप, क्या और आधुनिक बनाना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आधुनिकीकरण में हम लोगों को विगत वर्षों में बहुत सारा कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ, इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, पुलिस एकेडमी का हो या ट्रेनिंग सेंटर्स का काफ़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है। देन नया अस्त्र शस्त्र मिले हैं, ट्रेनिंग एड्स मिला है, नया अच्छे वाहन मिले हैं, और इसके अलावा कुछ सिक्योरिटी इक्विपमेंट मिले हैं। तो आधुनिकीकरण मद में काफ़ी बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण का काम हुआ है। अभी आधुनिकीकरण में और भी कुछ काम बाकी है। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि मानसिकता का आधुनिकीकरण हो, एटीट्यूड का। एटीट्यूडनल चेंज इज अ बिग चेंज। ये सारे चीज़ आने के बाद भी कुछ एटीट्यूड सभी बदलने की आवश्यकता है, वो एटीट्यूड बदलाव के ओर हम लोग चल रहा है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी विगत 10 दिन से हम लोग मंथन करके कुछ इश्यूज़ पर कि 2 पर्टिकुलर स्कीम्स में बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग प्लान बनाया। नंबर 1 इज़ वेलफेयर, दूसरा क्राइम कंट्रोल। क्योंकि हम लोग बता रहा था कि ये इस पिछले 3 महीने में हम लोग देखे पुलिसकर्मियों द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया, और वो काम करने में इसलिए इसका ये कर पाया कि हम लोग लगातार उनको सपोर्ट किए, और जनता भी उनको सराहा कि अच्छा काम कर रहा है। तो वो आगे इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हम लोग सोचे थे कि इनका मनोबल अगर बढ़ना है, उनको एक सम्मान मिलना चाहिए।
कैसा सामान मिलना चाहिए। उनको कोई भी सेवा संबंधी कोई काम के लिए यहाँ वहाँ नहीं दौड़ना है। उनको प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफ़र चाहिए, पोस्टिंग्स जो भी नियमानुसार होना चाहिए वो सब समय पर मिल जाए, बिना उनको यहाँ बिना कार्यालय में चक्कर लगाए। और साथ साथ उनको एक प्रोफेशनल प्राइड, अपना जो पेशा है वो पेशा का प्रति एक गौरव की भावना होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या किया कि आपको कहीं नहीं दौड़ना है, आपका सारे सेवा संबंधी यानी तो कोई पर्सनल इश्यूज भी है तो जहाँ पर हम लोग कुछ कर सकते हैं ये कोलीग के लिए ओके 60 दिन का हम लोग एक योजना बनाए, जिससे फर्स्ट फेज में पुलिसकर्मी, सिपाही और हवलदार संवर्ग के लोग एक हर जिला और हर वाहिनी में एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर अपना समस्याओं को वो लोग मैसेज करेंगे संक्षेप में। तो मेरा प्रमोशन मिलना फलाना तिथि से मेरा ड्यू है अभी तक नहीं मिला, बस इसको ये संबंधित स्तर पर उसको देखकर उन्हें उसका निष्पादन किया जाएगा। हम लोग शुरू किए थे, ये 60 दिन का टोटल प्रोग्राम है। फर्स्ट 20 दिन ये वाहिनी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलेगा, नेक्स्ट 20 डेज डीआईजी स्तर पर चलेगा, नेक्स्ट 20 डेज पुलिस मुख्यालय स्तर पर चलेगा। तो इसमें हम लोग चाहेंगे कि वो टू रीच आउट टू ऑल ओवर कॉन्स्टेबलरी, और ये कहना कि आप बिल्कुल दिल लगा के काम कीजिए, आपका सम्मान के लिए हम लोग काम करेंगे, और आप सेवा सम्मान के साथ करना, ये इसका एक नंबर 1। दूसरा, जितना सर्विस बुक्स है उसको अपडेट करने का, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद देखते हैं कि कहीं कहीं कोई एंट्रीज गड़बड़ होने से जो कुछ बेनिफिट्स मिलना था वो लेट हो जाता है। सर्विस बुक अपडेटिंग का काम शुरू हो गया। प्रोसीडिंग्स बहुत पुराना पेंडिंग है, वो सब निष्पादन का काम शुरू हो गया था। ये इसी तरह से जितना ये वेलफेयर से रिलेटेड है सारे इश्यूज़ को हम लोग टेकअप किया था, लगातार चल रहा है। अगस्त का लास्ट तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा, और जितना भी पुराने क्रिमिनल मामला है उसका निष्पादन का एक विशेष अभियान चल रहा है। जितना क्रिमिनल है, पेशेगत क्रिमिनल, वो सबका गिरफ्तारी का एक विशेष अभियान चल रहा है। तीसरा, नक्सल की कंट्रोल के लिए एक विशेष अभियान चल रहा है। इन चीज़ों को एक लगातार, ऐसा नहीं कि एक काम करके दूसरा में जाएंगे। पुलिस बल जो है पूरे निष्ठा के साथ इन सारे कामों को एक साथ लेके हम लोग चलेंगे, साथ साथ जनता के साथ संवाद बनाए रखेंगे। आज भी जो जिस माध्यम से हम लोगों को कांटेक्ट करना है, कोई रोक टोक नहीं है, उनका सुना जाएगा, समझ के बात को जितना शीघ्र उनके समस्या को समाधान करे विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ, जो कानून के दायरे में। और जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, कभी कभी हम लोगों को तकलीफ इस बात की होती है कि बहुत लोग ऐसा फ़ोन करता है, मैं कहता हूँ भाई हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कीजिए, कहता फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं डॉक्टर लोगों को जलील करने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रुपया इसको कोई दूसरा रूप से नहीं ले। कोई कहता है कि हमको इलाज के लिए अस्पताल जा रहा है, अरे अस्पताल जाना तो जाइए भाई जी, कहता है कि नहीं उठा नहीं रहा, अरे उठा नहीं रहा तो आपको पेट में दर्द है तो इंजीनियर के पास नहीं ना जाएंगे, डॉक्टर के पास ही जाएंगे, तो जाएंगे, अस्पताल चले जाइए। ये उदाहरण है, ये कहीं भी एक डॉक्टर के खिलाफ टिप्पणी नहीं समझे। आजकल कुछ भी बोलना खतरनाक है, नहीं बोलना भी खतरनाक है, बोलना भी खतरनाक है। करे तो करे क्या? हाँ, क्योंकि हम लोग बोलने की आदत है तो हम लोग समझते हैं कि बोलना इसलिए भी आवश्यक है कि बिना बोले काम नहीं चलेगा। अब बोलेंगे भी ज्यादा तो उसमें कुछ तो उदाहरण में बोल दिया, कल कोई डॉक्टर समाज हमारे ऊपर टूट पड़े कि बोले कि यह हम लोगों को अपमानित कर रहा है, बिल्कुल वो नहीं है, कृपया ऐसा नहीं माने। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मैं आपको सैकड़ों टेलीफोन कॉल दिखा सकता हूँ। वही मैं आपसे बात हो रही थी, बोलते हैं आप 400 कॉल डेली, 500 कॉल डेली मैं लेता हूँ, जिसमें हम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। जब मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपको ये नंबर दे देता हूँ, फलाने से बात कीजिए, वो कहता है वो फोन नहीं उठा रहा है। तो फोन नहीं उठाने से मेरा कैसा जवाबदेह बना ना? सही बात है। तो तकलीफ होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू सर्व द पीपल। आपको ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि पब्लिक आप पर भरोसा कर रही है? नहीं, वो नहीं, वो ये सब बड़े बड़े चीज़ों पर हम लोग नहीं जाएंगे। मेरा कहना है कि जब हम लोग सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हैं, सब कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा 1 किलोमीटर अच्छा ज़्यादा ही चले। और मुझे ये इस बात की खुशी है कि विगत लगभग 3 महीने के अवधि में पुलिसकर्मी जो सड़क पर है वो ये साबित करके दिखाए कि हम
बिल्कुल ईमानदारी से निष्ठा से काम कर सकते हैं। एक्सेप्शंस धीरे छोटा छोटा जो डिविएशंस है उसको बहुत बड़ा बना के हजारों कर्मियों का काम पर पानी मत फेरिए। छोटे छोटे गड़बड़ी हुई उस पर कार्रवाई भी हुई। चलिए, अब एक और सवाल है, जैसे आप उससे पहले भी हम लोग देखते थे कि टेंट लगा के, सामियाना लगा के सारे लोग पुलिस अधिकारी लोग नक्सलियों को सरेंडर कराते थे। कई नक्सली को सरेंडर करके बाहर आ गए, लेकिन उसके लिए जो पॉलिसी है, जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिले, तो क्या वो वापिस उस धारा पे चला जाए तो समाज के लिए कितना क्षति है? और साथ में जो पुलिस वाले लेके आए थे, जो एक उम्मीद के साथ आया था, क्या आप पर वो भरोसा बन पाएगा फिर से? देखिए, ऐसा है कि मैं नहीं जानता कि वो सरेंडर करने वाला कौन नक्सली थे पूर्व का, क्योंकि बिना जाने बोलना ठीक नहीं है। जरूर उसमें कुछ लोग जरूर खूंखार होंगे, कुछ लोग ऐसा ही छोटे मोटे गड़बड़ी किया हो। मैं समझता हूँ कि जो सरकार ने पॉलिसी बनाया उसमें हम लोग कोई खामियां नहीं खोजेंगे, वो तो सोच समझ के ही बनाए होंगे। कार्यान्वयन में कोई गड़बड़ी हो तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, वो हम लोग ठीक करेंगे। अब सब एक सवाल ये भी है, आप उस समय नहीं थे, दिल्ली थे, एक बहुत बड़ा शराब कांड हुआ था रांची में, कई लोग मारे गए थे। उस तरह से फिर से ना जो लोग शराब माफिया जो है वो फिर हावी है झारखंड में। कभी कभी खबरें आती हैं, कल रात में भी कुड़ू में कुछ लोग पकड़े गए, तो इसको आप किस तरह से ट्रैक डाउन करेंगे? क्योंकि ये चैलेंजेस ये पकड़ा जाने का ही एक है कि अभी नॉट ओनली कुड़ू, इवन नामकुम में भी कई सैकड़ों लीटर हम लोग जब्त करके नष्ट कर दिए। तो दो बिंदु है इसमें। नंबर वन इज IMFL, इंडियन मेड फॉरेन लिकर को दूसरा राज्यों से बिना कर चुकाए झारखंड राज्य में कर चोरी करके यहाँ लाके बेचना एक आर्थिक अपराध भी है और एक्साइज एक्ट के अंदर भी वो अपराध है। एक वो है, दूसरा देशी शराब बना के बेचना। तो ये दोनों के ऊपर हम लोग ध्यान केंद्रित किया हुआ है कि इस मामला में, इसलिए आप देखते हैं कि एक विशेष अभियान चल रहा है। ये बात सरकार के संज्ञान में है पूर्ण रूप से, किस तरह से जो IMFL को बाहर से लाके बिना यहाँ पर गवर्नमेंट का टैक्स दिए यहाँ बेचा जा रहा है, कि किस किस की उसमें भूमिका है, उसकी जांच चल रहा है। तो उसमें हम लोग एक दिन निश्चित रूप से इसका भंडाफोड़ होगा। अभी छोटा छोटा केप में पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी किंग पिन्स भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, बहुत जल्द पकड़ा। आप एक चीज़ देखे होंगे, आपसे एक बार चर्चा भी हुई थी हमारी, आपका CID जो डिफंक्ट माना जाता है, लोग मानते थे कि मेरा केस CID को चला जाए, मैं बच जाऊंगा। तो CID में ऐसा क्या आमूलचूल परिवर्तन आ गया कि लोग आप कहने लगे कि CID CBI के तौर पे चल रहा है? ये एक उपलब्धि माना जा रहा है सरकार का, क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से एक है कि हम लोग सही लोगों को सही जवाबदेही पर चुने थे। सरकार, हम मतलब सरकार सही लोगों को सही जगह पर दिए और उनको काम करने का पूर्ण छूट दे दिए, तो काम का असर दिख रहा है। तो अब आप कह रहा था कि किसी केस को सड़ाना है तो CID में देने के लिए बात होती थी। कुछ दिनों में आपको आश्चर्य नहीं होगी, लोग दौड़ने लगे कि हमारा केस CID सटाइए। अगर पैरवी करना है तो ये उल्टा भी फ्लो हो सकता है। तो ये फ्लो कब तक आ जाए? खुशी की बात आ जाएगा। ऑलरेडी सब हमारे पास तो कोई आएंगे नहीं, लेकिन मैं सुन रहा हूँ ये बात खुशी का है कि पुलिस विभाग में काम सही रूप से चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है। और ये एक चीज़ हम बताना चाहेंगे लोगों को कि हम आप एकदम बिल्कुल विश्वास दिला सकता हूँ कि अच्छी काम होगी। जानबूझकर गलती तो नहीं करेंगे। अगर अनजाने में गलती किया तो मानने में हम लोगों को किसी तरह की संकोच नहीं है। कोई चीज़ को ढक के रखने का हम लोगों का संस्कृति नहीं रही। और जहाँ इतना हजारों पुलिसकर्मियों में कहीं कोई गलती किया, अगर अनजाने में वो गलती है तो उसको हम लोग सुधार लेंगे। जानबूझकर किया गया उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। इसका भी आप उदाहरण देख रहे हैं। राव साहब, एक बात बताइए, इस कुर्सी जो आप कुर्सी में बैठे हुए हैं, DGP का कुर्सी, बहुत कांटों भरा कुर्सी होता है, सबको झेलना पड़ता है, नेता, अभिनेता, पत्रकार, हम जैसे आदमियों को आपको भी झेलना पड़ता है। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा आपका चेहरा देख के महसूस होता है। आप ये बताइए कि सरकार को भी आपको झेलना पड़ रहा है इस बार, कि एकदम फ्री हैंडेड आप काम कर रहे हैं?
देखिए, अभी ये बात कहाँ आती है बार बार हमको पता नहीं है। हम लोगों को आज तक कोई क्या करना है नहीं करना है कोई बताया ही नहीं है। हमारा बहुत बार मैंने बताया, ये बार बार दोहराने में भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गाइडिंग लाइट है कानून। लॉ इज आवर गाइड। जो रूल ऑफ लॉ को हम लोग फॉलो करेंगे, और हमारे धर्म वही है, हमारा ये कर्म वही है, हमारा कुछ गुरु भगवान सब कानून है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। इस बार और राज्यसभा इसको करने में कोई हम लोग को रोके नहीं है, और एक गर्व के साथ हम कह सकते हैं। इस बार राज्यसभा चुनाव में हर बार पुलिस की भूमिका दिखती थी, इस बार नहीं दिखा, क्या बात है? हम उसको हम कैसे कह सकते हैं? राज्यसभा चुनाव में पुलिस की भूमिका आती कहाँ से बताइए? वही वेयर डज द पुलिस कम इन? कम से कम दूसरा चुनाव है तो समझ सकता है कि पोलिंग बूथ पर फोर्स दीजिए, कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी दीजिए। इसमें पुलिस की भूमिका का सवाल ही कहाँ उठता है? इससे पहले कई बार हुए हैं। हाँ, वो हमको नहीं जानकारी, हम कोई टिप्पणी नहीं करें। चलिए राव साहब, ये बताइए आप कि आगे जो जनता का मनोबल कैसे आप बढ़ाएंगे, साथ में पुलिस का मनोबल बढ़े, जनता का मनोबल बढ़े, और एक स्थापित हो एक ऐसा लाइन जिसमें जनता पुलिस को सहयोग करे, पुलिस भी उतना ही जनता को सहयोग करे, दोनों लेके चले, विन विन सिचुएशन हो। देखिए, बेसिक बात यह है कि ये पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग से शुरू से हम बोल रहे थे कि जनता से हम लोग अलग नहीं है, और उस दिन हम लोगों को बड़ी खुशी होगी जिस दिन एक सिपाही, आम सिपाही को रोड पर लोग देख के उनको जाके बोल सके कोई भी कठिन परिस्थिति है तो हमको एक दिक्कत है तो आप हमको मदद कीजिए। एक आम नागरिक वर्दीदारी को देखकर एक सुरक्षित महसूस करना चाहिए। वहीं चोर उचक्का टाइप के लोग उनको देखकर छुप जाना है। तो वो बहुत हद तक स्थिति बन रहा है। इसमें यह स्थिति और अच्छी बनेगी जब वो लोगों को हमारे ऊपर विश्वास होगा। सबसे पहले हम लोग अपने ऊपर, अपना तरफ देखना चाहिए। हम लोगों को विश्वास करने लायक हम लोग बना लें अपने आप को, तब डेफिनेटली लोग विश्वास करेगा। ज़्यादा विश्वास करेगा तो कौन बात छिपेगा? जब हम लोगों को विश्वास होगा कि इनको कहने पर कार्रवाई होती है तो लोग कहेगा, और हम लोगों को बहुत मेहनत के बाद मिलने वाला सूचना जो है बैठे बैठे मिल जाएगा, और उस सूचना पर ईमानदारी से काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट भी निकलेगा। तो जब एक आम नागरिक सुरक्षित महसूस करेंगे और क्रिमिनल्स डरेंगे क्राइम करने में, और एक नागरिक अपना संविधान के अनुसार मिले अधिकार को वो अपना एंजॉय कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, वो वी हैव फुलफिल्ड आवर ड्यूटी। एक महत्वपूर्ण सवाल छूट गया था मेरे से। बारिश का समय है, कई ऐसे पुलिस स्टेशन है जहां पर बिल्कुल पानी का जर्जर स्थिति है, उसको तत्काल कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, अभी तो हम लोग केवल वो तिरपाल से इससे उसे ढक के काम चलाओ लायक ही हो सकता है, लेकिन एक योजना बनी है कई दिनों से, और इसमें स्टेट कंपोनेंट भी है, सेंट्रल कंपोनेंट भी है, बहुत सारे पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन भी कुछ पुलिस स्टेशन बनाया। तो हम लोग ये जर्जर भवनों का फर्स्ट रिपेयरिंग के लिए, या जहां फंड अवेलेबल है उसके जगह पर नया भवन का निर्माण के लिए भी योजना बना रहे हैं। राव साहब, हमारे एक रिपोर्टर परसों ये हमसे कह रहा था कि मैं गया था, राव साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं देख रहा था कि राव साहब एक गाड़ी में एक बॉडीगार्ड लेके आराम से, आगे ना पीछे कोई गार्ड है। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्यों, क्या ये मैसेज क्या दिखाना चाहते हैं? कि मैसेज क्या है? उतना ही जरूरत है, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्या करना है? तो इसके पहले के लोग थे, उसको क्यों जरूरत नहीं, वो सब टिप्पणी नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनका जो विचार उनका है अपना। राव साहब, ये बताइए कि हम ये मान सकते हैं कि पुलिसिंग वही होगा जो एक आम इंसान को मदद पहुंचा सके? बिल्कुल। हम लोग का सबसे पहले नज़र उपेक्षित लोग हैं। जो भी हमारे पास साधन संपत्ति है वो उपेक्षित लोगों के कल्याण के लिए, उनका कष्ट दूर करने में होगी, और आम समाज की भलाई के लिए होगा। जो कानून बताते हैं कानून की रक्षा के लिए होगा। और ये इसके कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग कोई ये अनटाइटल्ड वर्क जो होता है, जो उसका समाज में तो अच्छे जगहों पर बैठे हैं, तो केवल जाके उनका सेवा करके बाकी लोगों का भूल जाने वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोगों का सबसे प्रथम और सबसे अंतिम सेवा उपेक्षित लोगों का, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो मदद के लिए हम लोगों का तरफ देखने वाले वो लोग हैं, उनको करेंगे हम लोग।
राव साहब, अंतिम सवाल आपसे है। यंग ऑफिसरों को, आईपीएसओ पर आपने बहुत ज़्यादा दाव रखा है इस बार, क्योंकि आप शायद यंग टीम बनाना चाहते हैं। क्या संदेश है उनके लिए कि भाई कैसे काम हम लोग पीछे मुड़ कर देखने से, जब हम लोग नौकरी में आने का 1-2 साल के अंदर ही हम लोग को इतना बड़ी जवाबदेही मिली, हम लोग बहुत अच्छा किए। मतलब हमारे सारे पुलिस है जितना भी सेवा में आने के 2-4 साल के अंदर ही इतना बड़े बड़े जवाबदेह सौंपा गया। जहाँ बड़े बड़े कम्युनल दंगा हुए थे उस इलाकों का लॉ एंड ऑर्डर का जवाबदेह हम लोगों को दे दी, और बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स का जहाँ पर कास्ट आर्मी से कम्युनल राइट्स हुआ था, बड़े बड़े डकैती का समस्या थी, काफ़ी एग्रेरियन अनरेस्ट, भू संबंधी विवाद वाला है, देन स्टूडेंट एजिटेशन है, वो सब समय उस समय बड़े बड़े समस्याओं को जो जूझने के लिए हम लोग जब कम उम्र के थे और बहुत कम अनुभव था उस समय दिए, तो लगभग सभी लोग बहुत ही सुंदर काम किया था। तो वो चीज़ हमको याद है, आज भी करेंगे लोग। जब उनके पास 2 चीज़ है, उनके पास बहुत एनर्जी है, दूसरा करने का बहुत शौक है, तो थोड़ा बहुत अनुभव की कमी जो है वो आप लोग पूरा कर जो पीछे में जो डीआईजी सर सीनियर ऑफिसर से उनको गाइड करेंगे, बहुत अच्छा काम होगा। क्या आगे चल के नया टीम तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। होना चाहिए। तो राव साहब, जनता से आप ये क्या लास्ट आप कहना चाहेंगे आज के इंटरव्यू में, कि जनता कैसे चले, पुलिस वाले कैसे चले, ये तमाम चीज़ आपको आप आग्रह करें? देखिए, बेसिक बात यह है कि हम लोग कभी ऐसा नहीं समझता कि हम उतना ऊंचे पद पर है कि जनता को हम बोले क्या करना है। मैं एक प्रार्थना कर सकता हूं कि आप हमको इससे भी बेहतर सेवा करने के लिए सहायता करें, और जहां हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो उसकी आप लोग उजागर करें कि ये गड़बड़ी हो रही है, जो भी माध्यम से हो। तो अभी भी हमको बहुत सूचनाएं मिलती है, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, वहाँ गड़बड़ हो रहा है। उससे हमको क्या होता है कि उसको सुधारने का मौका मिल जाता है, और आप सही सूचना दें, हम लोग निश्चित रूप से सही कार्रवाई करेंगे, और जहाँ पर हम लोग गलत रास्ता में जा रहा है तो हम लोग को चेताइए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे राज्य के डीजी एमवी राव साहब। इनका साफ तौर पे कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ पुलिस काम करेगी। आपको भी अगर कोई सूचना देना हो तो सीधा आके संवाद कर सकते हैं। संवादहीनता की स्थिति इस सरकार में, इस पुलिसिंग में शायद आपको ना मिले। धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत कर रहे थे डीजीपी एमवी राव। कई बातें उन्होंने, अहम बातें शेयर की हमारे चैनल के साथ। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद कई और अहम खबरों के साथ